नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर के साथ जो पिथौरागढ़ से आई है। नाबिक इलाके के बिरजू गांव का पैदल पुल बह गया है। इसके बाद वहां के लोगों की जिंदगी और आवाजाही का जो जरिया है वो आपके सामने रख रहे हैं। देख रहे हैं आप कितने वेग के साथ ये नदी बह रही है और दो पत्थर के बीच में लोग कुछ इस तरीके से नदी पार करते हैं कि दोनों गांवों के बीच में काफी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, बहुत सारी जरूरतें होती हैं और इसलिए लोगों को पार जाना उनकी मजबूरी है। ये देखिए आप, तो बारिश के मौसम में किस तरीके से ये तस्वीरें आम हो जाती हैं पहाड़ के रह बसर करने वाले लोगों के लिए, उसका अंदाजा लगाइए आप। जहां ये जो बीच में बल्ली रखी गई है ये बहुत स्टेबल भी नहीं है, इस पर लोग इस तरीके से इस नाले को पार कर रहे हैं। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर है। 24 घंटे से कर्णप्रयाग नैनीसैंड मोटर मार्ग बंद है। पहाड़ी से मलबा आने के बाद ये रास्ता बंद है। मुख्य बाजार से कीपरी पट्टी के गांव का संपर्क टूट चुका है। तो एक ऐसा रास्ता जिसके टूटने के बाद से मलबा आने की वजह से ये रास्ता बंद है और 24 घंटे से कीपरी पट्टी के जो गांव हैं उनका संपर्क मुख्य बाजार से कट चुका है। बड़कोट के टॉन्स घाटी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सीमांत जखोल सेंचुरी क्षेत्र और साकरी को मोरी तहसील को जोड़ने वाले फफराला खड्डा में बना पुलिया भारी बारिश में बह गया, जिसके बाद लोगों को लकड़ी के बल्ले के सहारे पुलिया को पार करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, इन्हीं खतरों से विधायक जी को भी दो चार होना पड़ा जब अपने ही गांव फिताड़ी जाते वक्त बल्ले के सहारे गदेरा पार करते वो नजर आए। पैर फिसलते फिसलते बचा विधायक जी का। पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल को आप इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहले तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और कुछ इस तरीके से उनको भी रास्ता नहीं मिला और ऐसे ही देखिए, ये लाल कुर्ते में आपको विधायक जी दिख रहे हैं। ग्रामीण तो डेली प्रैक्टिस होगी, उनके लिए ये जिंदगी का आम हिस्सा सा बन चुका है, लेकिन विधायक जी यहां स्ट्रगल करते नजर आए। देहरादून से खबर है। मालदेवता इलाके में आपदा के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब तक 12 लोगों के लापता होने की खबर मिली थी, सूचना मिली थी, जिसकी तलाश में जुटी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश में हैं। वहीं पैरेलली ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का काम भी चल रहा है। कई गांवों की जहां बिजली और पानी ठप है वहां पर भी पहुंचने की कोशिश है। मालदेवता में 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान का मोटा मोटी अनुमान लगाया जा रहा है। कई परिवारों को स्कूल, पंचायत भवनों में ठहराया गया है क्योंकि उनके घर बह चुके हैं। रातों रात पानी और मलबे के सैलाब में काफी कुछ बह गया है, कई जिंदगियां बही हैं। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने और उनको राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे स्तर पर कोशिश ये रहेगी कि कहीं कोई लापता हुआ है तो उनको खोजा जाए। फिर तीसरे स्तर पर अब कोशिश रहेगी कि कैसे इन लोगों को फिर से हुए नुकसान की भरपाई की ओर ले जाया जाए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। मालदेवता में जिस तरीके का मंजर हमने आपको दिखाया और जो वहां की सिचुएशन रही वो डराने वाली है। रात के 1:30 बजे के करीब पानी और मलबा एक रिजॉर्ट से लगाए पूरे क्षेत्र में कई लोगों को, कई गाड़ियों को बहाता चला गया। और देखिए, इसमें 12 लोग अब तक नहीं मिले हैं। उनके घर वालों की क्या स्थिति होगी, वो लगातार कोशिश में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी कोशिश में हैं। लेकिन कितना मुश्किल है इसका भी अंदाजा हम आप लगा सकते हैं। कुदरत के गुस्से के आगे कोई तकनीक भी नहीं काम कर रही है। उत्तराखंड में कुदरती आपदा का जिस कदर कहर देखने को मिला है, टिहरी के कई गांव में बादल फटने के बाद तबाही देखने मिली है। कई मकान बह गए हैं, कई लोगों की जान गई है, कईयों के अपने बिछड़ गए हैं। और ये देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, इससे हम आप बस अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस परिस्थिति में रहने वाले लोगों की स्थिति सिर्फ वही समझ सकते हैं। समय एक पूरा होटल था और उसकी कंडीशन देखिए, नदी में समा गया। और उन परिवार वालों की क्या स्थिति है जो अपनों को खो चुके हैं, इस मलबे ने, इस पानी ने, इस सैलाब ने उनको उनसे दूर कर दिया है, तो उनकी परेशानी है। लेकिन प्रशासन की चुनौती ये है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक राहत सामग्री को पहुंचाया जाए। जो जरूरतमंद लोगों तक जहां पानी और खाने पीने की चीजें, संपर्क कट गया, घर बह गए, तो उन तक पहुंचाने के अलावा, लेकिन अभी भी चुनौती बन के उफान वाला ये नाला, उसकी तस्वीरें आपके हमारे सामने हैं।
इसी से अभी भी प्रशासन और लोकल लोग दो चार हो रहे हैं। और उधर रानीखेत के भुजान नदी में 2 युवक बह गए। दोनों एयरफोर्स यूनिट के भवाली के संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं। जब सूचना मिली तो एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें एक युवक का शव तो मिल गया, लेकिन दूसरे युवक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि एयरफोर्स यूनिट भवाली के 7 संविदा कर्मी भुजान नदी में नहाने के लिए गए थे, जिसमें 2 जवान नदी के तेज बहाव में बह गए। एक जवान का शव तो हो चुका है बरामद, लेकिन दूसरे की तलाश जारी है। हल्द्वानी के गौला नदी में नहाने गए 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। आपको बताएं, काठगोदाम पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके से पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद एक शव तो बरामद हुआ, जबकि दूसरा शख्स अभी लापता बताया जा रहा है। दोनों युवक विलेजली लॉज में रहने वाले बताए जा रहे हैं। और देखिए, नदी में वो नहाने के लिए तो गए, लेकिन पानी के बहाव के बीच उनके बहने की खबर है। एसडीआरएफ की टीमें और लोकल पुलिस पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाती है, लेकिन सिर्फ एक शख्स का शव मिला है। दूसरे शख्स को अभी भी तलाशा जा रहा है। विलेजली लॉज बताया जा रहा है, जहां पर ये दोनों ठहरे हुए थे। और आइए सियासत की बात करें तो दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा की बैठक शुरू हो गई है। संगठन निर्माण से लेकर के ये बैठक शुरुआत की गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है। उत्तराखंड भाजपा संगठन अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं। और उत्तराखंड में किस तरीके से पार्टी को मजबूती दिया जाए, इसे लेकर के ये बैठक है। और क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर के, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का रुख करते हैं। तो अविनाश, कब से ये बैठक शुरू हुई है, क्या एजेंडा इस बैठक का, क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए लता, अगर बात करें तो बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के तमाम सारे संगठन के नेता मौजूद है। इसके अलावा प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद है। क्योंकि ये बैठक है संगठन में किस तरीके से लोग और राज्य मंत्री बनने लोगों को कौन कौन से कार्यकर्ता और कौन कौन से कार्यकर्ता जिनको दर्जाधारी राज्य मंत्री बनाया है, इसी को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। ये आज अंतिम बैठक के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होने जा रही है। आज एक दिन तमाम सारे नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, तो देखना ये होगा कि उन नामों के ऐलान के साथ किन किन का नाम सामने आता है और तमाम चीजों को लेकर के संगठन के स्तर पर ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस मंथन में कौन कौन शामिल है, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर यह बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद हैं, सह प्रभारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन को मजबूती देने के लिए तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। अब डबल इंजन की सरकार है, देखा जाए तो उत्तराखंड में भी, तो लोगों के बीच में सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के एक स्ट्रांग इमेज होनी चाहिए। शुक्रिया अविनाश, इस मीटिंग के बारे में तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। शाम 5 बजे सीएम धामी दिल्ली पहुंचेंगे। इसी मीटिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट यह भी है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से सीएम के मुलाकात का भी कार्यक्रम है। देखिए, उधर इस मामले पर भाजपा महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। उत्तराखंड को लेकर के आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, संगठन को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, पार्टी अध्यक्ष ले रहे हैं, सारे नामों को लेकर आज फाइनलाइजेशन हो जाएगा? सभी नामों पर चर्चा होगी, सभी पदों पर चर्चा होगी। संगठन सर्वस्पर्शी बने, जाति, धर्म, भाषा, युवा, महिला, ऐसी सबका प्रतिनिधित्व उसमें हो, इस पर सभी पे चर्चा होगी। एक अच्छा संगठन बने और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने हमारे नेतृत्व पे मोहर लगाई है, हमारी कार्यशैली पे मोहर लगाई है और प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक रहना चाहिए, उसको क्रियान्वयन के लिए संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उस पर सभी तरीके से चर्चा होगी और जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस प्रकार से हम उसकी घोषणा करेंगे। चूंकि अगर बात करें तो आप लोग 2 दौर की बैठक पहले भी कर चुके हैं संगठन महामंत्री वी एल संतोष जी के साथ, तो क्या उसमें ये तय हो चुका है कि दागियों को किसी तरीके से जगह नहीं दी जाएगी और जो नाम है उनमें कहीं ना कहीं छटनी हो गई है? देखिए, दागी की भूमिका यही है कि जनता को मान्य हो,
जनता उसको एक्सेप्ट करे, उस दृष्टि से लगातार हम भी शुरू से आपने देखा होगा हमारी प्राथमिकता भी ये रही है, जो जनता की सेवा कर सकता हो, जनता के सपनों को साकार कर सकता हो, सरकार की योजना को ले आ सकता हो, ऐसे सभी व्यक्तियों की भागीदारी हो, उसी पर चिंता की जा रही है। क्या आज की बैठक के बाद माना जाए कि किसी भी फिर संगठन की घोषणा हो जाएगी शाम के बाद? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, शाम को या 2 घंटे बाद या कल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिस प्रकार से उनकी हमें आदेश होगा उस प्रकार से करेंगे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों को लेकर भी चर्चा होनी है, क्योंकि कई सारे लाभ के पद हैं उनको भरा जाना बाकी है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप वही होगा, क्योंकि कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता को महसूस भी हो कि हमारी सरकार है और अनेक योजना जो पद भरेंगे उनके द्वारा भी जनता की सेवा का कार्य होता है, योजना को ले आने का होता है। नेक्स्ट स्टेप में उसको करने की योजना है। मंत्रिमंडल को लेकर भी क्या कोई बातचीत होगी, क्योंकि 3 पद खाली है मंत्रिमंडल में? उस पर अभी तो कोई चर्चा नहीं है, कोई चिंता उस पर नहीं की गई है। अभी ये 2 स्टेप पूरे कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आवश्यकता होगी तो उसको भी करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि महत्वपूर्ण बैठक आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होने जा रही है। जैसा उनका आदेश होगा उसके बाद तमाम सारे नामों को फाइनल करके जारी लिस्ट की जाएगी। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। यूके SSSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अध्यक्ष और सचिव पर कार्रवाई की मांग की है और ये भी कहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसीलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। तो कांग्रेस ने अपनी मांग को भी सामने रखा है, पेपर लीक मामले में आवाज उठाई है, अध्यक्ष और सचिव पर कार्रवाई की मांग की है। आरवीएस रावत फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी और ये हाकम सिंह का फॉरेस्ट भर्ती में नाम आना और आज उसी हाकम सिंह का फिर से वीडियो पीपीडीओ में भर्ती घोटाले में नाम आना, ये कहीं ना कहीं कड़ी जोड़ता है। जांच तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक इस जांच को 2016 से क्रम से ना लिया जाए। उसमें तात्कालिक फॉरेस्ट अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, हाकम सिंह की भी जांच होनी चाहिए और आज की कड़ी तभी जोड़ सकती है। और नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्र शिक्षा नीति में सबसे पहले काम उत्तराखंड ने किया है। उन्होंने कहा कि सभी कॉलेज डीजी लॉकर वाले हैं, जहां से छात्रों को डिग्री निकालने में फायदा मिलेगा। अब राज्य के हर विश्वविद्यालय में और हर डिग्री कॉलेज में अब संसाधनों की कमी थी और पहली बार राज्य सरकार के आग्रह पे सभी विश्वविद्यालय अब डिजी लॉकर से जुड़ गए हैं। अब बच्चों को डिग्री के लिए कोई दिक्कत नहीं और ऑनलाइन अब फीस से लेके सब कुछ अब टोटल ऑनलाइन है। कर्णप्रयाग से खबर है, जहां अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन की जानकारी मिल रही है। आबकारी विभाग और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बगोली गांव में महिलाओं का ये प्रदर्शन चल रहा है, जहां अवैध शराब के खिलाफ ये प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं। सारी महिला मंगल दल नशा मुक्ति के आंदोलन चला रहे हैं। हम इस नशा से बड़े परेशान हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि न तो शासन कुछ काम करता है न प्रशासन, दोनों ही यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हैं और हम लोग घरों में परेशान हैं। तो जिस उत्तराखंड से सैलाब की तस्वीरें आ रही हैं, बाढ़ की तस्वीरें आ रही हैं, उसी उत्तराखंड में पौड़ी में जल का संकट भी है। लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आप सोचिए कि जिले में 40% भूमिगत जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं और जल संस्थाओं की चिंता अब बढ़ गई है। हालांकि जल संस्था के अधिकारी भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज करने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि वो जो हैंडपंप हमारे हैं, डिफरेंट हैंडपंप, उसको हम रिचार्ज बोर के रूप में परिवर्तित करें और उसमें जो पानी जाएगा वो जो आसपास के घर हैं, जो ऊंचाई पर बसे हुए घर हैं, उनकी छत का जो पानी है, छत का जो निकास है, केवल वही पानी हम उसमें हैंडपंप में डालेंगे। तो इससे हमारा अनुमान है कि एक हैंडपंप से अगर उसमें 100 वर्ग मीटर की छत हमने जोड़ी है तो 1,08,000 लीटर पानी वो भूमिगत करेगा एक साल में। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज पहुंचे अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा आशुतोष सयाना ने मेडिकल कॉलेज के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की ओर से कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसमें फैकल्टी कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो भी कमियां हैं वो हमारे संज्ञान में है और अन्य मेडिकल कॉलेजों से भी जो है हम
यहाँ पर फैकल्टियों को जो है यहाँ पर तैनाती देते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से अगर अन्य मेडिकल कॉलेजों को अगर हम देखें, और ये पहला साल है और दूसरे साल की हम जो है तैयारी कर रहे हैं, और इस अगर हम देखें अन्य कंपैरिजन करें अगर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जो है यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है। देखिए, केदारनाथ धाम में पहले और दूसरे चरण की यात्रा संपन्न हो गई है। अब प्रशासन तीसरे चरण की यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। बरसात में भी तीर्थ यात्रियों ने केदार बाबा के दर्शन किए। ये सिलसिला जारी है और बरसात खत्म हो जाएगी तो उसके बाद भी संख्या बढ़ जाएगी श्रद्धालुओं की, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम खुलने के बाद केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं को संचालित करने के लिए भी 5 सितंबर से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। 5 सितंबर तक सभी हेली सेवाएं केदार घाटी में लौट आएंगी। केदारनाथ यात्रा में अभी तक 10,20,000 से अधिक यात्रियों द्वारा दर्शन किए जा चुके हैं और 2 महीने से अधिक समय बचा है और ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यात्रियों की संख्या भी फिर बढ़ेगी। तो इसी क्रम में चूँकि मानसून की भी चल रहा है, सड़कें भी लगातार हमारी जो बंद हो रही है खोलने का काम कर रहे हैं हम लोग। यात्रियों को भी हम लोग कॉशियसली अगर कहीं इमीडिएटली पानी का जलस्तर बढ़ता है तो रोक रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जब मौसम सुधरेगा तो उसके बाद जो यात्रा बढ़ेगी तो हमारी जो ट्रैक मार्ग है या जो हेली ऑपरेशंस हैं, घोड़े खच्चर की जो व्यवस्था है, उसमें पुनः निरीक्षण करके उसमें जो बारिश के बाद डैमेज होंगे उसको ठीक किया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।